मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद जी। अभयानंद जी, बिहार में नक्सलवाद के अलावा इन दिनों आतंकवादियों के पनाहगाह के तौर पर भी इसकी बड़ी पहचान बन गई है। ये कितना एम्बैरेसिंग है आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई एम्बैरेसिंग शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा, इसलिए कि ये अपराध हो रहे हैं जी, देश के विभिन्न शहरों में हो रहे हैं और उसके जो अभियुक्त हैं उसका अनुसंधान दूसरे एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। उस अनुसंधान के विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है, होनी भी नहीं चाहिए। जब वो अनुसंधान को पक्का कर लेते हैं तो अपने अभियुक्त को खोजते हैं और खोजने के प्रोसेस में वो कभी कभी बिहार में भी आ जाते हैं, अन्य राज्यों में भी जाते हैं जी। अगर बिहार में आते हैं तो उनको हम लोग मदद करते हैं, उस एजेंसी को, उस आदमी को पकड़ने में वारंट के साथ आते हैं। कानूनी प्रक्रिया से उनको पकड़ करके हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उनको वापस तो आज बिहार जो है एक पनाहगाह है। गलत, आपको ये शब्द गलत है, शब्द गलत नहीं, कुछ लोगों के तार और ये हमको लगता है नहीं। तार जोड़ने का क्या मतलब होता है? इस पूरे देश में अगर एक कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ, लेट अस से दिल्ली में हुआ जी, उसमें हो सकता है 40-50 लोग इन्वॉल्व हों। अगर वो 5 राज्यों से अरेस्ट हो रहे हैं जी, तो ये कह देना कि बिहार पनाहगाह हो गया है, एज इफ कि हम उसको कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ रहिए, गलत है। और इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। पनाह शब्द का मीनिंग होता है कि उसको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है जी। हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। व्यवस्था प्रोटेक्शन नहीं देता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हो सकते हैं, तो वो अगर होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई जो एजेंसी है वो करेगी। उसको प्रोटेक्शन अगर दे रही है तो उसका भी ऑफेंस है जी, वो ऑफेंस है, उसके लिए भी उनको सजा मिल सकती है। एक पहेली है बिहार की जनता के लिए। परसेप्शन ये है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और जो आपकी बिहार पुलिस के आंकड़े हैं उसको देखते हैं तो पता चलता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं अपराध के। वो मैं एक ग्राफिक्स के जरिए आपको भी दिखा देता हूँ। लालू राज की तुलना में नीतीश राज में हत्याएं जरूर कम हुई हैं, लेकिन खुद बिहार पुलिस के आंकड़ों की माने तो बाकी हर तरह के अपराध बढ़े हैं। ये आंकड़े सच्चे हैं या परसेप्शन सच्चा है? न तो मुझे परसेप्शन की जानकारी है, इसका सर्वे आप करते होंगे। हम लोग पुलिस में, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है जिससे हम सर्वे कर सकें जी। और आंकड़ों का जहाँ तक सवाल है, आपका आंकड़ा आपने कहाँ से लिया है मुझे जानकारी नहीं है। ये बिहार पुलिस की वेबसाइट से लिया है, हो सकता है जी। biharpolice.bih.nic.in से लिया है। होपफुली वहाँ जो भी डेटा है वो सही होगा जी। और इन आंकड़ों से न तो मुझे बहुत खुशी होती है न बहुत गम होता है जी। मुझे खुशी होती है तब जबकि हम अपने आप से कह पाते हैं कि घटना हुई, हमने त्वरित गति से उसका अनुसंधान किया और जो सही व्यक्ति है, मतलब जिसने अपराध किया है, उसको हमने सज़ा दिलाने में सफलता पाई। न केवल सज़ा दिलाने में सफलता पाई, उसके अपील को परसू किया, उसको सेंटेंस सर्व करवाया और सेंटेंस सर्व करने के बाद भी उसका जो दीवानी अंजाम होता है उस हद तक उसको लाने का प्रयास हमने किया। उस हद तक अगर हम आते हैं, हम पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप को कंप्लीट करते हैं, उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने अपने रोल को पूरा किया है। तो ये आंकड़े चिंतित तो करते होंगे? नहीं, मुझे कभी नहीं आंकड़े चिंतित मैं आंकड़ों आप अगर सच पूछेंगे, आप स्ट्रेट अवे हमसे पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने केसेस दर्ज होते हैं, मुझे नहीं पता है जी। आपके पास कितने फोर्स हैं, मे बी आई एम नॉट श्योर, कुछ नंबर ऐसे ही आइडिया रहता है, क्योंकि मैं शुरू से ही आंकड़ों पर से बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी कभी नहीं हुआ हूँ। अब कानून व्यवस्था की बातों से अलग होते हैं, सुपर 30 पे बात करते हैं। सुपर 30 आपका ब्रेन चाइल्ड था, आपने कई साल तक इसको जो है पाला पोसा और आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलाई। इसका जादू जो है लोगों के सिर चढ़ के बोला। ये एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। साल 2003 में सुपर 30 के 30 में से 18 छात्रों ने IIT प्रवेश परीक्षा में कामयाबी पाई, जबकि 2004 में 22, 2005 में 26, 2006 में 28,
2007 में सभी 30 और 2008 में एक बार फिर से सभी 30 बच्चे कामयाब हुए। एक इतने कामयाब कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप 2008 में अलग हो जाते हैं, क्यों? आपने अपने प्रश्न में ही वो शब्द रख दिया है जी, जो इस प्रश्न का उत्तर भी देता है। जी, सुपर 30 कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं जी, सुपर 30 एक बहुत व्यापक सामाजिक कॉन्सेप्ट है जी, जो ये कहता है कि समाज में इतनी शक्ति है जी, कि वो अपनी बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकता है। जी, टैलेंटेड और गरीब बच्चों को आईआईटी में ले जाना भी एक समस्या है और जिसका निदान इसके थ्रू किया गया। जी, इसको दुर्भाग्यवश मीडिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह व्यावसायिक हितों के लिए नहीं, सामाजिक मकसद के लिए बनाया गया। मैं सामाजिक की ही बात कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यवसाय की बात है, बट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह देखा जाने लगा। मुझे इस पर ऐतराज हुआ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, व्यवसायिक तो बिल्कुल ही नहीं है। जी। इसका उपयोग कई डायमेंशंस में, पैराडाइम्स में समाज में किया जाना चाहिए। उसका प्रयोग हमने किया और रहमानी 30 आपने बनाया, वो भी अगेन आईआईटी का है। मैं इस बात को आपको जिक्र कर रहा हूँ कि खेल के क्षेत्र में इसको हमने प्रयोग करके देखा जी, तो पाया कि ये वहाँ भी लागू हो सकता है जी। अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें वहाँ लागू हो सकता है। जो सेक्टर आप लें जहाँ पर समाज की समस्याएं हैं, समाज में जो सक्षम लोग हैं वो अगर चाहें तो अपनी शक्तियों को संकलित करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रीज़न वही है कि ये सिमटता चला जा रहा था एज इफ कि ये आईआईटी जेई के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया। अभयानंद जी, नीतीश कुमार जी से कुछ लोग बताते हैं कि बीच में आपके कुछ मतभेद हुए थे और आपने यहाँ तक जो है कह दिया था कि हम सेंट्रल डेपुटेशन पे चले जाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने आपको मनाया और डीजीपी बनाया, क्या इसमें सच्चाई है? आपके प्रश्न में ही है कि कुछ लोगों की जानकारी है, तो जिनकी जानकारी है आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी हमको नहीं है। अब आपसे हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तैयार हैं आप? पूछिए। आप जो भी इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं उसमें गरीब बच्चों को तो पूरा मनोबल मिलता है, लेकिन क्या आपके थानों में गरीबों की आवाज सुनी जाती है? हाँ, पूरी तरह से सुनी जाती है। आपने सबसे पहले कहा कि मुझे हाँ या नहीं में देना है, बीच का रास्ता नहीं है, तो मेरी समझ से ये आप पर भी लागू होता है जी। आप बीच का सवाल नहीं पूछें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या ये सच है कि कानून ताकतवरों की ज्यादा और कमजोरों की कम सुनता है? नहीं। और क्या आपको लगता है कि बिहार में एक आम आदमी निडर होकर पुलिस के पास आ सकता है? हाँ। और आप मानते हैं कि बिहार में अपराध कम हुए हैं? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ या नहीं में नहीं दे सकता, क्योंकि अपराध परिभाषित हुआ नहीं है इसमें। नहीं, आंकड़ों में हर तरह के अपराधों की हमने बात की है। उसमें बहुत सारे अपराध हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हुए हैं। तो अभी भी बिहार में बहुत सारे अपराध हैं जो दर्ज नहीं हो रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? बहुत सारे तरीके के अपराध हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन आए दिन हो जाता है और नहीं दर्ज हो पाता है, इसलिए कि कोई शिकायत करने नहीं आता है। मर्डर्स हो जाते हैं जी। तो अगर आप अपने प्रश्न में अपराध को परिभाषित कर देते तो मैं बता देता जी। व्हाइट कॉलर क्राइम आपके अपराध, वो भी अपराध है जी। वो आपने लिखा नहीं है। आप मान रहे हैं अपराध मतलब सिर्फ वायलेंट वाले क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ा है क्या? व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई भी आंकड़ा अवेलेबल रजिस्टर होता है तो वो जांच के बाद ही होता है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। क्या लालू यादव के समय में कुछ खास जातियों के अफसरों को संट कर दिया गया था जिसमें आप भी थे? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना है या हाँ या नहीं में देना है? नहीं। अब आप जिस तरह देना चाहते हैं दे सकते हैं। मेरे लिए हर पद बराबर रहा है जी। और मेरी पहचान पद से कभी हुई नहीं जी। मैंने हर पद को उसी निष्ठा से काम करके देखा है और हर जहाँ भी मैं गया हूँ
मैंने कोशिश की है कि वहाँ कुछ नया कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि लालू जी की सरकार में आपको किनारे करने की कोशिश की गई? इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। किसने क्या किया ये मैं नहीं जानता हूँ। मैंने क्या फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं फील किया कि मुझे कभी किनारा किया गया है जी। क्योंकि आप जहाँ भी मुझे रखेंगे हर पद बराबर है, तनख्वाह सब में उस रैंक में बराबर मिलता है जी। तो जहाँ पर भी मुझे रखा गया मैंने अपना काम किया और कुछ सोच करके किया। चलिए, ये एक पुलिस अधिकारी का राजनीतिक जवाब है। और आपको लगता है कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ाते हैं? नहीं जी, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून को अपना काम करना है जी। वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, फर्क नहीं पड़ता जी। 2014 तक आप डीजीपी रहेंगे। नक्सलवाद पर हमने पहले ही चर्चा की है, बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आज बिहार की जनता से ये वादा करेंगे कि कम से कम बिहार की सरहद में जहां तक आपका प्रशासन चलता है उस सरहद में आप अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को मिटा देंगे? नहीं, वादा मैं नहीं कर सकता हूँ। वादा मैं किसी भी चीज़ का नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ नक्सल का ही नहीं, अपराध को मिटा दूंगा ये भी वादा मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ही वादा कर सकता हूँ कि मैं अपना काम निष्ठापूर्वक करूंगा। क्या आप चाहेंगे कि बातचीत की मेज पर नक्सलवादियों को भी लाया जाए? मेरा रोल नहीं है इसमें। आपका रोल नहीं है, लेकिन क्या आपको? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये बेसिकली राजनीतिक डिसीजन होता है। और क्या आप बिहार में अपनी पुलिस के काम से संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं? जिस दिन मैं कंप्लीटली संतुष्ट हो जाऊंगा उस दिन शायद जीवन का अंत हो जाएगा। तो अभी आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, कभी नहीं, कभी भी नहीं था जी। किसी भी, सिर्फ पुलिस के काम से नहीं, अपने किसी भी काम से संतुष्ट नहीं। एक सिटीजन आपको लगता है कि बिहार में पुलिस के काम से संतुष्ट है? इस पर वो हर सिटीजन अपना अपना जवाब देगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। अभयानंद यानी अभय और आनंद, बिहार की जनता कब अभय होगी पूरी तरह से और कब उसे एक सुशासन में जीने का आनंद आएगा? कुछ लोगों को अभी आ रहा होगा, कुछ लोगों को कभी नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभयानंद जी, हमसे मुहांमुही बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहांमुही।